मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव में अपनी हाजिर जवाबी और विचित्र हरकतों के लिए प्रसिद्ध था। लोग उसकी कहानियों और जवाबों का आनंद लेते थे। एक दिन पास के राज्य का राजा मुल्ला की प्रसिद्धि सुनकर उसे अपने दरबार में बुलाने का निर्णय करता है। राजा को खुद पर बहुत गर्व था और वह मानता था कि वह दुनिया का सबसे चतुर व्यक्ति है। राजा के सिपाही मुल्ला को संदेश देने उसके गांव पहुंचे। संदेश में लिखा था, मुल्ला नसीरुद्दीन, तुम्हें हमारे दरबार में उपस्थित होना है। यदि तुमने हमारी चुनौतियों का सही उत्तर दिया तो हम तुम्हें इनाम देंगे, यदि नहीं तो तुम्हें कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। मुल्ला ने संदेश पढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा, राजा से कह दो कि मैं आ रहा हूं, लेकिन चुनौती चाहे कितनी भी कठिन हो, मैं उसके लिए तैयार हूं। अगले दिन मुल्ला दरबार में पहुंचा। राजा ने उसका स्वागत किया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक चालाकी छिपी थी। उसने कहा, मुल्ला, तुमने बहुत नाम कमाया है। अब देखता हूं कि तुम कितने चतुर हो। यह बताओ, क्या तुम हवा को पकड़ सकते हो? मुल्ला ने थोड़ा सोचा और फिर अपने थैले से एक खाली बोतल निकाली। उसने बोतल का ढक्कन खोलकर हवा की तरफ बोतल लहराई और तुरंत ढक्कन बंद कर दिया। उसने राजा की ओर बोतल बढ़ाते हुए कहा, लीजिए महाराज, यह हवा मैंने पकड़ ली है। अब आप इसे देख सकते हैं। राजा और दरबार के लोग हैरान रह गए। राजा ने मन ही मन सोचा, यह व्यक्ति वाकई चतुर है। दूसरी चुनौती। राजा ने हार नहीं मानी। उसने कहा, ठीक है, अब यह बताओ कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई और सबसे बड़ा झूठ क्या है? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह बहुत आसान है। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि एक दिन हर व्यक्ति को मरना है। और सबसे बड़ा झूठ यह है कि अमीर आदमी हमेशा खुश रहता है। राजा ने सिर हिलाया और कहा, तुमने फिर सही उत्तर दिया। लेकिन अगली चुनौती और कठिन होगी। तीसरी चुनौती। राजा ने तीसरी चुनौती के लिए कहा, अगर तुम इतने चतुर हो तो मेरे राज्य का सबसे आलसी आदमी ढूंढ कर लाओ। मुल्ला ने जवाब दिया, महाराज, यह काम भी आसान है। मैं आपके सामने खड़ा हूं। राजा ने चौंक कर पूछा, तुम कैसे सबसे आलसी हो सकते हो? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, मैंने कभी मेहनत से काम नहीं किया। मैं सिर्फ अपनी चतुराई के बल पर सब कुछ करता हूं। दरबार में हंसी की गूंज उठी। राजा को मुल्ला का जवाब पसंद आया। अंतिम चुनौती। राजा ने एक अंतिम चुनौती दी। उसने मुल्ला से कहा, यह बताओ कि मेरे राज्य में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? मुल्ला ने कहा, महाराज, सबसे महत्वपूर्ण चीज जनता है। अगर जनता खुश और संतुष्ट है तो राज्य फलता फूलता है। यदि जनता दुखी हो तो सबसे बड़ा राज्य भी बर्बाद हो सकता है। राजा ने सहमति में सिर हिलाया। उसने कहा, मुल्ला, तुमने मेरी सभी चुनौतियों का उत्तर दिया। अब तुम्हें इनाम मिलेगा। इनाम और विदाई। राजा ने मुल्ला को एक थैली सोने के सिक्के और एक घोड़ा भेंट किया। मुल्ला ने इनाम स्वीकार किया और कहा, महाराज, आपके दरबार में आकर बहुत आनंद आया। लेकिन याद रखें, राजा का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय और दयालु हो। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि चतुराई और सच्चाई के बल पर किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। मुल्ला नसीरुद्दीन की हर कहानी हमें जीवन के किसी न किसी पहलू पर विचार करने की प्रेरणा देती है। कहानी 2। मुल्ला नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके पास एक गधा था जो उनकी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। यह गधा नसीरुद्दीन के लिए केवल एक साधन नहीं था, बल्कि यह उनका मित्र, साथी और मार्गदर्शक भी था।
नसीरुद्दीन का गधा एकदम सामान्य नहीं था। वह हमेशा नसीरुद्दीन के साथ चलता और कभी कभी गधा खुद ही अपनी समझ से काम करता। नसीरुद्दीन और गधे की जोड़ी इतनी प्रसिद्ध थी कि गांव के लोग अक्सर उनके बारे में मजाक करते, पर नसीरुद्दीन कभी भी किसी की परवाह नहीं करते थे। एक दिन नसीरुद्दीन और उसका गधा गांव से बाहर जा रहे थे। रास्ते में एक गांव आया जहां के लोग उनकी जोड़ी को देखकर हंसी में लोट रहे थे। नसीरुद्दीन परफेक्ट तरीके से सोचते हुए इस स्थिति का हल ढूंढने लगे। नसीरुद्दीन और गधा जब उस गांव में पहुंचे तो कुछ लोग उनकी ओर इशारा कर रहे थे और हंसी में कह रहे थे, देखो इस मुल्ला के पास एक गधा है और वह खुद पैदल चल रहा है। नसीरुद्दीन को यह सुनकर थोड़ा सा गुस्सा आया, लेकिन उसने चुप रहना ही ठीक समझा और गधे को ढंग से संभालते हुए अपने रास्ते पर चलते रहे। एक समय बाद नसीरुद्दीन और गधा उस गांव के एक चौक में पहुंचे जहां कुछ व्यापारी और अन्य लोग खड़े थे। इस बार कुछ लोगों ने नसीरुद्दीन से पूछा, मुल्ला साहब, आप इतने बड़े आदमी हैं, फिर भी आप अपने गधे पर सवार नहीं हैं। यह क्या बात हुई? नसीरुद्दीन ने हंसते हुए जवाब दिया, मित्रों, मैं अपने गधे को सवार करने का सोच ही रहा था, लेकिन क्या तुमने देखा कि वह बिल्कुल आराम से चला जा रहा है, फिर भी सब लोग मेरे पैरों को देख रहे हैं। तो मुझे सोचना पड़ा कि गधा अगर चल रहा है तो मैं भी क्यों ना पैदल चलूं। कुछ लोग हंसी में मुस्कराए और गधे को देखा। अब नसीरुद्दीन और गधा दोनों अपनी राह पर चल रहे थे। अब जब नसीरुद्दीन और गधा वापस लौटने के रास्ते पर थे तो उन्होंने एक और प्रयोग करने का सोचा। नसीरुद्दीन ने गधे को अपनी पीठ पर लाद लिया। वह गधे के ऊपर बैठ गए और गधा चलने लगा। रास्ते में कुछ लोग मिले जो नसीरुद्दीन को देखकर कहने लगे, वाह, क्या देख रहे हो? अब यह गधा भी अपने मालिक के ऊपर बैठा हुआ है। मुल्ला साहब, क्या बात है? यह तो बहुत ही अजीब बात है। नसीरुद्दीन मुस्कराए और बोले, अगर तुम देख रहे हो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम यह भी देख रहे हो कि इस गधे को कितनी मेहनत करनी पड़ रही है? अगर तुम मेरी तरह सोचो तो तुम्हें एहसास होगा कि मैं और गधा एक दूसरे के सहारे यात्रा कर रहे हैं। एक जिंदा आदमी के पास सिर्फ गधा ही नहीं बल्कि समझदारी भी होनी चाहिए। गांव में पहुंचने के बाद नसीरुद्दीन ने देखा कि लोग फिर से उनका मजाक उड़ा रहे थे और गधे की स्थिति पर चर्चा कर रहे थे। एक आदमी ने यह सवाल किया, मुल्ला साहब, आपने गधे को अपनी पीठ पर क्यों बैठाया? क्या वह आपके कंधे पर आकर आपके लिए भारी नहीं हो गया? नसीरुद्दीन ने गहरे ध्यान से जवाब दिया, अगर मैं गधे को छोड़ दूं तो क्या होगा? क्या तुम मुझे बताओ कि गधा मुझे छोड़कर कहाँ जाएगा? क्या वह फिर मुझे छोड़कर अपनी राह पर चलने लगेगा? एक अन्य व्यक्ति ने सवाल किया, मुल्ला साहब, क्या यह गधा आपकी वजह से ही उस पर बैठता है? नसीरुद्दीन ने मुस्कराते हुए कहा, अगर गधा बैठता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह मुझसे डरता है। शायद गधा भी मुझे देखकर अपने लिए आराम का रास्ता देखता है। नसीरुद्दीन के इस उत्तर से उन सभी को यह एहसास हुआ कि यह साधारण गधा एक बड़े गुरु की तरह था। जो कोई भी उसे समझने की कोशिश करता, वही उसे सच्चे रास्ते पर लाता। नसीरुद्दीन की यह हंसी मजाक से भरी कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सबकी अपनी सोच होती है और हर एक को अपनी समझ से ही समाधान ढूंढने का हक है। इस कहानी के माध्यम से नसीरुद्दीन ने यह सिखाया कि हमें किसी चीज के बारे में जल्दी राय नहीं बनानी चाहिए और हमें अपनी स्थिति को समझते हुए खुद का समाधान खोजने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार नसीरुद्दीन और उसका गधा एक दूसरे के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीते हुए हर दिन एक नई कहानी लिखते गए, जो जीवन के हर पहलू को हल्के फुल्के और मजेदार तरीके से समझने का एक प्रेरणादायक तरीका था।
कहानी 3। गांव में एक दिन सभी लोग परेशान थे। मुल्ला नसरुद्दीन को जब यह बात पता चली तो उन्होंने अपने पड़ोसी से पूछा, भाई यह कैसा हल्ला मचा हुआ है। पड़ोसी ने जवाब दिया, मुल्ला, गांव के एक धनी व्यापारी ने घोषणा की है कि जो व्यक्ति उसके सवालों के सही जवाब देगा उसे 1000 अशर्फियां मिलेंगी। लेकिन सवाल इतने पेचीदा हैं कि कोई भी सही जवाब नहीं दे पा रहा। मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा, इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। चलो देखते हैं। उन्होंने अपनी गधे पर चढ़कर उस व्यापारी के घर की ओर रुख किया। जब वे पहुंचे तो वहां भीड़ का सैलाब था। व्यापारी एक ऊंचे मंच पर खड़ा था और सभी को चुनौती दे रहा था। अगर कोई मेरे सवालों का सही जवाब दे दे तो ये 1000 अशर्फियां उसकी। लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो उसे मुझे 10 अशर्फियां देनी होंगी। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसकी बात सुनी और जोर से हंसे। क्या मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता हूं? उन्होंने पूछा। जरूर मुल्ला, व्यापारी ने उत्तर दिया। लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें भी 10 अशर्फियां देनी होंगी। मुल्ला मुस्कुराए। सच और झूठ का खेल खेलोगे तो मैं तैयार हूं। पहला सवाल। व्यापारी ने पूछा, पहला सवाल है, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सच क्या है? मुल्ला ने कुछ पल सोचा और कहा, दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण सच यह है कि हर कोई अपने आप को सबसे बुद्धिमान समझता है। व्यापारी थोड़ा हैरान हुआ लेकिन उसने मान लिया कि यह उत्तर सही है। ठीक है मुल्ला। अगला सवाल। दूसरा सवाल। दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? व्यापारी ने पूछा। मुल्ला ने तुरंत जवाब दिया, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यह है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगे। व्यापारी का चेहरा उतर गया लेकिन उसने खुद को संभाला। तीसरा सवाल। अब व्यापारी ने गंभीरता से पूछा, अगर सच और झूठ एक साथ खड़े हो जाएं तो लोग किसे मानेंगे? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, लोग हमेशा झूठ को मानेंगे क्योंकि वह मीठा होता है और उनके स्वार्थ को पूरा करता है। सच कड़वा है, इसलिए उसे केवल वही लोग मानते हैं जिनके पास साहस है। यह सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। हर कोई सोच में पड़ गया। व्यापारी ने महसूस किया कि मुल्ला नसरुद्दीन उसकी चतुराई को मात दे रहे हैं। व्यापारी अब गुस्से में था। उसने सोचा कि अब ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब मुल्ला न दे पाए। उसने पूछा, मुल्ला, अगर तुम्हें यह साबित करना हो कि तुम सबसे ज्यादा ईमानदार हो तो तुम कैसे करोगे? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यह साबित नहीं करूंगा। क्योंकि अगर मैं यह साबित करने की कोशिश करूंगा तो यह दिखाने का प्रयास होगा और ईमानदारी को दिखाने की जरूरत नहीं होती। ईमानदारी तो अपने आप सामने आ जाती है। यह सुनकर व्यापारी का सिर झुक गया। उसने मुल्ला नसरुद्दीन को 1000 अशर्फियां सौंप दी और कहा, आपने मुझे सिखाया कि सच और झूठ के इस खेल में जीतने के लिए केवल बुद्धिमानी ही नहीं बल्कि सच्चाई का साथ होना भी जरूरी है। मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी अशर्फियां गांव वालों में बांट दी। उन्होंने कहा, धन का क्या महत्व अगर वह दूसरों के काम न आए? असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। गांव वाले मुल्ला की इस उदारता से अभिभूत हो गए। उन्होंने मुल्ला को धन्यवाद दिया और उनके इस शिक्षाप्रद अनुभव को अपनी यादों में संजो लिया। निष्कर्ष। मुल्ला नसरुद्दीन की यह कहानी हमें सिखाती है कि चतुराई और ईमानदारी के साथ किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। साथ ही यह भी कि सच्चाई हमेशा झूठ पर भारी पड़ती है, चाहे हालात कैसे भी हों। कहानी 4। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन नामक एक मजाकिया और बुद्धिमान व्यक्ति रहा करता था। वह एक साधारण व्यक्ति था
लेकिन उसकी बातों और हरकतों में ऐसी सूझबूझ होती थी कि लोग उसकी बातों पर हमेशा ध्यान देते थे। नसीरुद्दीन का एक मित्र था जो किसी बड़े शहर से आया था। वह शहर का बहुत ही समझदार और गंभीर व्यक्ति था, लेकिन वह नसीरुद्दीन के जैसा हंसी मजाक और चतुराई नहीं समझता था। एक दिन मित्र ने नसीरुद्दीन से पूछा, तुम हमेशा मजाक करते हो, तुम्हारी बातें मुझे कभी समझ में नहीं आती। क्या तुम जीवन में कुछ गंभीरता से काम नहीं करते? नसीरुद्दीन हंसी के साथ उत्तर देते हुए बोले, गंभीरता से काम करना जीवन का उद्देश्य नहीं है, बल्कि जीवन को समझकर उसे सरलता और आनंद से जीना चाहिए। मित्र ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम कहते हो तो ठीक ही होगा, लेकिन तुम मुझे यह बताओ कि तुम किस प्रकार की कार्यशैली से जीवन को आसान बनाते हो। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। नसीरुद्दीन ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक बार मैं अपने गांव से बाहर एक यात्रा पर निकला था। रास्ते में मुझे एक बड़ा और खतरनाक जंगल पार करना पड़ा। जंगल में कई तरह के जंगली जानवर थे और रास्ता भी बहुत कठिन था। लेकिन मुझे डर नहीं था, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था कि कोई न कोई रास्ता मिल ही जाएगा। जंगल में चलते हुए मुझे एक लकड़हारा मिला जो लकड़ी काट रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम इस घने जंगल में क्यों काम कर रहे हो? यह बहुत खतरनाक जगह है, लकड़हारे ने कहा। मैं तो सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ, मुझे डर नहीं है। और जो लोग यहाँ काम करते हैं, वे खुद को डर के बजाय अपनी मेहनत में व्यस्त रखते हैं। मैंने सोचा, सच में यही तो जीवन का तरीका है। हमें अपने डर से नहीं भागना चाहिए, बल्कि उसे पार करने के लिए हमें अपने काम में पूरी तरह से जुट जाना चाहिए। मित्र चुपचाप नसीरुद्दीन की बातों को सुनता रहा, लेकिन उसकी समझ में कुछ खास नहीं आया। वह सोचने लगा, क्या सच में यह व्यक्ति कुछ सिखा रहा है या सिर्फ मजाक कर रहा है। एक दिन नसीरुद्दीन और उसका मित्र एक यात्रा पर निकले। यात्रा के दौरान मित्र ने नसीरुद्दीन से एक गंभीर सवाल पूछा, तुम्हारे जीवन में क्या उद्देश्य है? क्या तुम कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो? नसीरुद्दीन हंसी के साथ उत्तर देते हुए बोले, मेरा उद्देश्य तो सिर्फ यही है कि मैं हर पल को आनंदित तरीके से जीऊं। बड़े उद्देश्य और सपने तो दुनिया में हर कोई देखता है, लेकिन क्या वह सच में उसे पूरा कर पाता है? मैं छोटे छोटे खुशियों के पलों को समझता हूँ और उन्हीं में खुश रहता हूँ। मित्र को यह बात थोड़ी असामान्य लगी, लेकिन वह चुप रहा। यात्रा के दौरान दोनों को एक बड़ा सोने का खजाना मिला। मित्र ने देखा और उसे देखने के बाद बोला, अगर यह खजाना मुझे मिल जाता तो मैं अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकता था, लेकिन तुम इसे देखकर बिना किसी उत्साह के आगे बढ़ रहे हो। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह खजाना मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हम जीवन में पाते हैं वह अस्थायी है। हमें इसे छोड़ा ही पड़ेगा। असली खजाना तो वो पल हैं जो हम दूसरों के साथ बिताते हैं, जो हमें सच्ची खुशी देते हैं। मित्र ने नसीरुद्दीन की बातों पर गहराई से विचार किया और उसकी समझ में यह बात आने लगी कि असल में जीवन में जो खुशी चाहिए वह बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आंतरिक संतुष्टि और रिश्तों से मिलती है। एक दिन नसीरुद्दीन ने अपने मित्र को एक पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने का सुझाव दिया। मित्र ने सोचा कि यह एक और अजीब बात होगी, लेकिन उसने नसीरुद्दीन की बात मानी। वे दोनों घंटों तक बैठकर शांति से ध्यान करते रहे। फिर नसीरुद्दीन ने कहा, अब तुम महसूस कर सकते हो कि जब हम अपने मन को शांत करते हैं और सोचते हैं तो हमें जीवन की सच्ची समझ मिलती है। हमें बाहरी दुनिया की चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अंदर की शांति और खुशी को महसूस करना चाहिए। मित्र ने अपनी आंखें खोलीं और नसीरुद्दीन की तरफ देखा।
वह अब समझ चुका था कि नसीरुद्दीन की हर बात में गहरी सच्चाई थी। अब उसे समझ में आया कि जीवन को सरलता और प्रेम से जीना ही असली उद्देश्य है। कुछ समय बाद नसीरुद्दीन और उसका मित्र गांव वापस लौट आए। मित्र ने गांव के लोगों से कहा, मैंने नसीरुद्दीन से बहुत कुछ सीखा है। असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर है। हम अगर अपने जीवन को सरल और सकारात्मक रूप से जीते हैं, तो हर दिन एक नई खुशी मिलती है। नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सच है, लेकिन याद रखो, जब तुम हर दिन को एक उपहार के रूप में देखोगे, तब तुम असली आनंद का अनुभव करोगे। दोनों मित्र हंसी खुशी अपने जीवन की राह पर आगे बढ़े, और नसीरुद्दीन ने फिर कभी नहीं महसूस किया कि वह किसी के लिए गंभीरता से बात नहीं करता, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि जीवन को एक आर्ट की तरह जीना चाहिए, जहां हर पल में कुछ खास होता है। कहानी 5। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मुल्ला नसीरुद्दीन रहते थे। वे एक प्रसिद्ध और समझदार आदमी थे, लेकिन उनकी समझदारी का तरीका हमेशा मजेदार और अजीब होता था। लोग उन्हें अपने सवालों के जवाब देने के लिए हमेशा बुलाते थे, क्योंकि उनके उत्तर हमेशा चतुराई से भरे होते थे। एक दिन गांव के राजा ने मुल्ला नसीरुद्दीन को महल में बुलाया। राजा ने सुना था कि मुल्ला नसीरुद्दीन बहुत समझदार और चतुर आदमी हैं, और वह उनके साथ कुछ मजेदार बातचीत करना चाहते थे। राजा के दरबार में बहुत सारे मंत्री और अन्य लोग मौजूद थे, जो नसीरुद्दीन से मुलाकात करने के लिए उत्सुक थे। राजा ने नसीरुद्दीन से कहा, मुल्ला, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। मैं जानना चाहता हूं कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। नसीरुद्दीन ने राजा की आंखों में देखा और हंसते हुए कहा, राजा साहब, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो आपके महल का आराम है। यदि आप अपने महल में आराम से रहते हैं, तो बाकी सभी चीजें अपने आप ठीक हो जाती हैं। राजा थोड़ा चौंका, लेकिन फिर मुस्कराया और कहा, यह तो आप मजाक कर रहे हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। कोई और विचार बताओ। नसीरुद्दीन ने एक गहरी सांस ली और फिर एक और जवाब दिया, ठीक है, अगर आप मेरी बात सुनना चाहते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज तो समय है। समय के बिना कोई काम पूरा नहीं हो सकता। यह हमें यह सिखाता है कि हमें हर पल का सही उपयोग करना चाहिए। राजा ने सिर झुका लिया, आपने बहुत सही कहा, मुल्ला। लेकिन क्या तुम यह भी मानते हो कि कोई और चीज भी महत्वपूर्ण हो सकती है? नसीरुद्दीन ने एक बार फिर अपनी आंखें घुमाई और कहा, हाँ राजा साहब, सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपके दरबार में शांति। जब दरबार में शांति होगी, तो आपके हर फैसले में सही दिशा मिलेगी और आपके राज्य में खुशहाली रहेगी। राजा ने गंभीर होकर नसीरुद्दीन की बातों को सुना और फिर मुस्कराया। बहुत अच्छा मुल्ला, तुमने बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। पर मुझे अभी भी यह समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे विचार इतने अलग क्यों होते हैं। नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, राजा साहब, इस दुनिया में सब कुछ कुछ पल के लिए होता है। अगर हम चीजों को गंभीरता से नहीं लेंगे, तो हम जीवन के असली मजे को खो देंगे। राजा हो या रंक, सबका जीवन एक जैसी परिस्थिति से गुजरता है। इसलिए हमें हमेशा हंसी और मस्ती के साथ जीना चाहिए। राजा इस बात को समझ गया और उसने नसीरुद्दीन को एक पुरस्कार देने का निर्णय लिया। मुल्ला, तुम बहुत बुद्धिमान हो, और मुझे अब एहसास हुआ कि ज्ञान केवल किताबों में नहीं होता, बल्कि जीवन के अनुभवों से आता है। नसीरुद्दीन ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद राजा साहब, लेकिन मैं तो केवल वही कह रहा हूं जो मुझे सही लगता है। राजा ने नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे महल में रहने का प्रस्ताव दिया। लेकिन नसीरुद्दीन ने विनम्रता से मना कर दिया।
राजा साहब, मैं अपने गांव में ही खुश हूँ। यहाँ के लोग मुझे अपनी बातें बताते हैं और मैं भी उन्हें अपनी समझ से कुछ सिखा देता हूँ। राजा ने फिर एक और सवाल पूछा, ठीक है मुला, तुम इतने समझदार हो तो मुझे बताओ कि मेरे राज्य में सबसे बड़ी समस्या क्या है। नसीरुद्दीन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, राजा साहब, सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप लोगों को समझने की कोशिश नहीं करते। जब तक आप लोगों के दिलों को नहीं समझेंगे तब तक कोई भी नीति सफल नहीं हो सकती। राजा को यह बात इतनी गहरी लगी कि उसने उसी समय अपने सभी मंत्रियों से कहा, हमारे राज्य में अब से सभी निर्णय जनता के साथ चर्चा करके लिए जाएंगे। मुला नसीरुद्दीन ने हंसते हुए राजा की तरफ देखा और कहा, राजा साहब, यह तो आप बहुत बाद में समझ पाए, पर कोई बात नहीं, अब समझ आ गया है। राजा ने मुस्कराते हुए कहा, आप सचमुच एक अद्भुत व्यक्ति हैं मुला। आपकी बुद्धिमानी और समझदारी को देखकर मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ। नसीरुद्दीन ने एक बार फिर अपनी चतुराई का परिचय देते हुए कहा, राजा साहब, यह शर्माने की बात नहीं है। असल में राजा और मुला का काम एक जैसा ही होता है। आप राज्य की जिम्मेदारी संभालते हैं और मैं लोगों के दिलों को समझता हूँ। राजा ने फिर एक सवाल पूछा, मुला, तुम्हारा इतना समय क्यों जाता है? क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं होता? नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, राजा साहब, काम तो सबका है, लेकिन जो काम हमें खुशी देता है वही असली काम है। मैं वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। राजा ने मुस्कराते हुए नसीरुद्दीन की बातें सुनी और कहा, तुम एक अच्छे आदमी हो मुला। यह कहानी नसीरुद्दीन की समझदारी, चतुराई और जीवन के प्रति उनके मजेदार दृष्टिकोण को दर्शाती है। उनके उत्तरों में हमेशा कुछ गहरी बात छिपी होती है जो हमें जीवन को हल्के फुल्के और खुशहाल तरीके से जीने की प्रेरणा देती है। कहानी 6। मुला नसरुद्दीन का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता एक किसान थे और मां घर संभालती थीं। बचपन से ही मुला में एक अलग तरह की जिज्ञासा थी। वे हर चीज को गहराई से देखना और समझना चाहते थे। एक बार जब वे छोटे थे, उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माँ, यह आसमान इतना बड़ा कैसे है? उनकी माँ ने जवाब दिया, भगवान ने इसे बनाया है बेटा। लेकिन मुला इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने खुद से तर्क करना शुरू किया और कहा, अगर भगवान ने इसे बनाया है तो उन्हें इसे बनाने का विचार कैसे आया होगा? यह सवाल सुनकर माँ चौंक गईं और हंस पड़ी। यही जिज्ञासा मुला की जिंदगी भर बनी रही। गांव में पहले मजाक की शुरुआत। मुला का गांव एक छोटा और शांतिपूर्ण स्थान था। यहाँ के लोग सीधे सादे और सरल थे। एक दिन मुला ने सोचा कि क्यों न लोगों के चेहरे पर हंसी लाई जाए। उन्होंने गांव के बीचों बीच एक ऊंचा खंभा लगवाया और घोषणा की, इस खंभे पर चढ़ने वाले को इनाम मिलेगा। गांव के लोग उत्साहित होकर खंभे पर चढ़ने लगे, लेकिन खंभा इतना चिकना था कि कोई भी चढ़ नहीं पा रहा था। आखिरकार जब सभी ने हार मान ली तो मुला खुद खंभे के पास गए और बोले, यह खंभा तुम्हारी इच्छाओं की तरह है, ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, लेकिन अगर तैयारी न हो तो गिर जाओगे। यह सुनकर सब हंस पड़े और उनकी बात भी समझ गए। मुला की चतुराई और मजाक। मुला की चतुराई के किस्से अनगिनत हैं। एक बार गांव में एक धनवान व्यापारी ने मुला को चुनौती दी, अगर तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दे सको तो मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के दूंगा। मुला ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहला सवाल था, दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? मुला ने जवाब दिया, विचार, क्योंकि यह पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकता है। दूसरा सवाल था, दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? मुला ने कहा, जिम्मेदारी, इसे उठाना हर किसी के बस की बात नहीं।
तीसरा सवाल था, दुनिया में सबसे हल्की चीज क्या है? मुला मुस्कुराए और बोले, झूठ। यह बिना मेहनत के उड़ जाती है। व्यापारी ने मुला की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया और उन्हें 100 सोने के सिक्के दे दिए। शादी और परिवार। मुला की शादी भी कम रोचक नहीं थी। उनकी पत्नी बहुत ही व्यावहारिक और सुलझी हुई महिला थीं। एक बार उनकी पत्नी ने पूछा, अगर तुम्हारे पास इतना दिमाग है तो हमारे घर की स्थिति क्यों नहीं सुधरती? मुला ने हंसते हुए जवाब दिया, दुनिया को हंसाने के लिए मेरे पास समय है, लेकिन दुनिया की इच्छाओं को पूरा करने का समय नहीं। उनकी पत्नी अक्सर उनके मजाक और चतुराई से परेशान हो जाती थीं, लेकिन दिल से वह जानती थीं कि मुला का दिल बहुत बड़ा है। कहानी 7। एक दिन मुला नसीरुद्दीन अपने घर में बैठा था और सोच रहा था कि अगले दिन के लिए कुछ नया किया जाए। अचानक उसका ध्यान अपने पालतू मुर्गे पर गया, जो हर सुबह उसे जगाने के लिए जोर जोर से बांग देता था। नसीरुद्दीन की इस आदत से परेशान होकर कुछ दिनों से उसके पास एक विचार आ रहा था कि अगर उसे इस मुर्गे की जरूरत नहीं रही तो उसे किसी और के पास क्यों न भेज दिया जाए। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन वह मुर्गे को लेकर बाजार में गया और वहां एक व्यापारी को देखा। वह व्यापारी मुर्गे को देखता हुआ नसीरुद्दीन के पास आया और बोला, मुला, यह मुर्गा बहुत सुंदर है। क्या तुम इसे मुझे बेचोगे? नसीरुद्दीन मुस्कुराते हुए बोला, तुम इसे कितने में लेना चाहोगे? व्यापारी ने कहा, मैं तुम्हें इसके लिए 5 सोने के सिक्के दूंगा। नसीरुद्दीन ने सोचा, अगर मुझे इतना पैसा मिल रहा है तो मुर्गा बेचने में कोई हर्ज नहीं है। सौदा तय हुआ और नसीरुद्दीन ने मुर्गा व्यापारी को दे दिया। व्यापारी खुशी खुशी मुर्गे को लेकर घर लौट गया। नसीरुद्दीन अपनी जेब में सोने के सिक्के डालकर घर लौटने लगा, लेकिन रास्ते में उसे एक विचार आया। अगर व्यापारी को इस मुर्गे की कोई खास जरूरत नहीं थी तो क्यों न वापस जाकर उसे बेच दूं, उसने सोचा। उसने मुर्गे को लेकर फिर से व्यापारी के पास जाने का निर्णय लिया। जब वह व्यापारी के पास पहुंचा तो व्यापारी ने हैरान होकर पूछा, तुम फिर से क्यों आए हो, मुला? नसीरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मुर्गा तो मेरा था ही नहीं। मैंने तो गलती से तुम्हें दे दिया था। अब तुम्हें वापस करना होगा। व्यापारी हंसी में बुदबुदाया, मुला, तुम मुझे मूर्ख समझते हो क्या? तुमने मुझे मुर्गा बेच दिया है और अब तुम उसे वापस मांग रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? नसीरुद्दीन ने चतुराई से जवाब दिया, तुमसे मुर्गा खरीदने के बाद मैं समझ गया कि वह मुर्गा बहुत सी बातें जानता है जो तुम नहीं जानते। वह मुर्गा अब मुझसे ज्यादा समझदार हो गया है। मुझे लगता है मेरे पास आकर वह मुझे और तुम्हें दोनों को समझा सकता है। व्यापारी नसीरुद्दीन की बातों में फंस गया और सोने के सिक्के वापस करने के बदले मुर्गे को नसीरुद्दीन को दे दिया। इस बार नसीरुद्दीन ने मुर्गा लेकर घर लौटने से पहले सोचा, अब मुझे व्यापार करने का सही तरीका मिल गया है। अब उसे नहीं लगता था कि मुर्गा कोई साधारण पशु है, बल्कि एक मूल्यवान वस्तु है जो कई तरह से काम आ सकती है। रात को नसीरुद्दीन अपने घर पर बैठा था और मुस्कुरा रहा था। वह जानता था कि हर समस्या का हल उसे अपनी चतुराई से ही मिलेगा। कभी कभी जीवन की छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना ही सबसे बेहतरीन समाधान हो सकता है। कहानी का संदेश। नसीरुद्दीन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी कभी चतुराई और समझदारी से समस्याओं को हल किया जा सकता है। बिना किसी संघर्ष के अगर हम किसी स्थिति का सही ढंग से फायदा उठाएं तो वह हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। कहानी 8। एक बार की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव के बाजार में कुछ सामान खरीदने गए थे। वह अपनी पुरानी गधा गाड़ी के साथ थे,
जो उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा थी। बाजार में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि गांव के कुछ लोग एक जगह इकट्ठे होकर बहस कर रहे हैं। जिज्ञासावश मुल्ला भी वहां जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सुना कि एक अमीर व्यापारी का ऊंट रास्ते में कहीं खो गया था। व्यापारी बहुत परेशान था और उसने ऊंट को ढूंढकर लाने वाले को इनाम देने की घोषणा की थी। मुल्ला ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, तो क्या ऊंट के लक्षण बताए गए हैं? व्यापारी बोला, हाँ, ऊंट भूरे रंग का है, उसकी एक आंख खराब है और वह लंगड़ा कर चलता है। मुल्ला ने ध्यान से सुना और फिर बोले, अच्छा, तो आपका ऊंट अभी तक नहीं मिला? व्यापारी ने निराश स्वर में कहा, नहीं, हम सुबह से ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मुल्ला ने सोचा, चलिए ऊंट ढूंढने में कुछ मजा लिया जाए। वह अपने गधे पर बैठकर ऊंट की तलाश में निकल पड़े। वह गांव के बाहर रेगिस्तान की ओर चल दिए। थोड़ी देर बाद मुल्ला ने रास्ते में कुछ निशान देखे। उन्होंने बारीकी से निशानों का निरीक्षण किया और पाया कि वे ऊंट के पैरों के हैं। उन्होंने देखा कि एक पैर का निशान बाकी 3 पैरों से गहरा था। मुल्ला ने सोचा, अच्छा, यह वही ऊंट हो सकता है जो लंगड़ा कर चलता है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने जमीन पर गिरे हुए पत्ते देखे। मुल्ला ने अनुमान लगाया कि ऊंट ने रास्ते में कहीं खजूर के पत्ते खाए होंगे। उन्होंने पत्तों को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, तो यह ऊंट खजूर का शौकीन भी है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर मुल्ला को एक जगह ऊंट की गंदगी दिखाई दी। उन्होंने गंदगी का निरीक्षण किया और बोले, इस ऊंट का मालिक इसे ज्यादा चने खिलाता है। यह तो पक्का वही ऊंट होगा। ऊंट को ढूंढते हुए मुल्ला गांव वापस लौटे। उन्होंने व्यापारी से कहा, आपका ऊंट मैंने नहीं देखा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि वह भूरे रंग का है, एक आंख से काना है और उसे खजूर खाना बहुत पसंद है। व्यापारी यह सुनते ही चौंक गया और गुस्से में बोला, तो क्या तुमने मेरा ऊंट चुरा लिया? मुल्ला ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैंने तुम्हारा ऊंट नहीं देखा, लेकिन मैंने उसके बारे में इतना जरूर जान लिया। व्यापारी को मुल्ला पर शक हुआ और उसने पुलिस को बुला लिया। पुलिस ने मुल्ला को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया। अदालत में न्यायाधीश ने मुल्ला से पूछा, तुमने ऊंट को देखा नहीं, फिर भी तुम उसके बारे में इतना कैसे जानते हो? मुल्ला ने जवाब दिया, महान न्यायाधीश, मैंने अपने अनुभव और तर्क से यह सब जाना। उन्होंने अपना तर्क समझाते हुए कहा, एक ऊंट के पैरों के निशान से मैंने जाना कि वह लंगड़ा कर चलता है। 2 गिरा हुआ खजूर का पत्ता देखकर मुझे लगा कि वह खजूर खाता है। 3 उसकी गंदगी देखकर मैंने समझा कि उसे चने खिलाए गए हैं। न्यायाधीश यह सुनकर प्रभावित हुआ और व्यापारी से कहा, मुल्ला निर्दोष हैं। वह तो केवल अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन कर रहे थे। अचानक अदालत में एक व्यक्ति दौड़ते हुए आया और चिल्लाया, व्यापारी का ऊंट मिल गया है। वह बाजार के पास एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। व्यापारी शर्मिंदा होकर मुल्ला से माफी मांगने लगा। उसने कहा, मुल्ला, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपकी सूझबूझ को समझ नहीं पाया। आप सचमुच महान हैं। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं। बस अगली बार अपनी परेशानी को समझदारी से हल करने की कोशिश करना। व्यापारी ने मुल्ला को ऊंट ढूंढने के लिए घोषित इनाम देना चाहा, लेकिन मुल्ला ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे इनाम नहीं चाहिए। मेरे लिए आपकी समझ और शांति महत्वपूर्ण हैं। सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समस्याओं को सुलझाने के लिए केवल बाहरी मदद की जरूरत नहीं होती। अगर हम सूझबूझ और तर्क का इस्तेमाल करें तो किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। कहानी 9।
नसीरुद्दीन होजा एक छोटे से गांव के एक सरल और समझदार व्यक्ति थे, जो जीवन की छोटी छोटी बातों से भी बहुत कुछ सीखने में सक्षम थे। उनका नाम पूरे गांव में मशहूर था, क्योंकि उनके पास हर समस्या का एक दिलचस्प हल होता था, जो सुनने वालों को हंसी में डाल देता था। साथ ही वे कुछ न कुछ सीखने को भी मिल जाता था। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया और उसने होजा से पूछा, नसीरुद्दीन भाई, क्या तुम मुझे कुछ व्यापार के बारे में सलाह दे सकते हो? मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ। होजा मुस्कराए और बोले, तुम्हारा व्यापार क्या है? व्यापारी ने जवाब दिया, मैं बहुत सारे कपड़े बेचता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बाजार में कम बिक्री हो रही है। होजा ने एक क्षण सोचा और फिर व्यापारी से कहा, तुम्हें अपना तरीका बदलने की जरूरत है। यह सरल है, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम्हें कपड़े बेचने के लिए एक नई तकनीक अपनानी होगी। व्यापारी ने उत्सुकता से पूछा, क्या तरीका है? होजा ने कहा, तुम अपनी दुकान में प्रवेश करते हुए पहले एक आदमी को कपड़ा दिखाओ और कहो, यह कपड़ा बहुत खास है, बहुत कम कीमत में मिल रहा है, लेकिन केवल आज के लिए। यह सुनते ही लोग दौड़े चले आएंगे। व्यापारी ने हर्षित होकर कहा, यह तो एक बेहतरीन उपाय है, मैं इसे आजमाऊंगा। वह व्यापारी चला गया और होजा की सलाह पर अमल करने लगा। लेकिन उसे यह समझ में नहीं आया कि वह हमेशा बहुत खास कपड़े बेचने के बजाय अच्छा कपड़ा बेच रहा था। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहक कम आने लगे। उसने एक बार फिर से होजा से मिलने का निर्णय लिया। भाग 2, व्यापारी की गलती। कुछ दिन बाद व्यापारी होजा के पास वापस आया। उसके चेहरे पर चिंता और असंतोष के भाव थे। उसने पूछा, नसीरुद्दीन भाई, मैंने आपकी सलाह पर ध्यान दिया, लेकिन फिर भी बिक्री में कोई सुधार नहीं हुआ। क्या गलत हुआ? होजा ने मुस्कराते हुए कहा, तुमने मेरे उपाय का पालन किया था, लेकिन तुम्हें समझने की जरूरत थी कि जो तुम बेच रहे थे वह वास्तव में बहुत खास था या नहीं। यह सही था कि तुमने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक नई तकनीक अपनाई, लेकिन यदि उत्पाद ही सही नहीं है तो कोई भी तरीका काम नहीं करेगा। व्यापारी ने सिर झुका लिया और कहा, आप ठीक कह रहे हैं। मुझे सोचना चाहिए था कि कपड़े क्या सच में अच्छे हैं और क्या वे ग्राहकों की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। होजा ने एक आखिरी सलाह दी, याद रखना, व्यापार में न केवल तरीका महत्वपूर्ण होता है, बल्कि उत्पाद की गुणवत्ता भी उतनी ही अहम है। जब तुम सही उत्पाद को सही तरीके से बेचते हो तो सफलता जरूर मिलती है। व्यापारी ने इस बार सच्ची मेहनत और अच्छे कपड़ों के साथ दुकान खोली और जल्द ही उसकी बिक्री में वृद्धि होने लगी। भाग 3, होजा की सादगी। एक दिन होजा अपने घर के बाहर बैठे थे। उनके पास बहुत से लोग आकर अपनी समस्याएं बताने लगे। एक व्यक्ति आया और कहा, नसीरुद्दीन भाई, मुझे बहुत बड़ी समस्या है। मेरी पत्नी मुझसे हमेशा शिकायत करती है और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। होजा ने उस व्यक्ति को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुम्हें सबसे पहले अपने आप से सवाल करना होगा कि क्या तुम खुद अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार हो। यदि तुम पूरी तरह से ईमानदार रहोगे तो वह भी तुमसे संतुष्ट रहेगी। व्यक्ति को यह सलाह समझ में आ गई और उसने अपने व्यवहार में सुधार लाने की कोशिश की। कुछ दिनों बाद वह वापस आया और हर्षित होकर कहा, नसीरुद्दीन भाई, आपने सही कहा था। मैं अब अपनी पत्नी के साथ ईमानदार हूं और हमारी जिंदगी बेहतर हो गई है। होजा ने हंसते हुए कहा, देखो, जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने रिश्तों में ईमानदारी रखें। यही सबसे अच्छा तरीका है। भाग 4, होजा का दर्शन। नसीरुद्दीन होजा की एक और विशेषता यह थी कि वे सादगी से जीते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, नसीरुद्दीन भाई,
आप इतना कुछ जानते हैं, फिर भी आप इतने सरल क्यों हैं? होजा मुस्कराए और बोले, यह सादगी ही है जो मुझे सच्ची खुशी देती है। जब हम ज्यादा सोचते हैं और ज्यादा योजनाएं बनाते हैं, तो हम अपने जीवन की सादगी और खुशी को खो देते हैं। मैं चाहता हूं कि जीवन के हर क्षण का आनंद लूं। व्यक्ति चुपचाप होजा की बातों पर विचार करने लगा। होजा ने उसे एक छोटी सी सलाह दी, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, उसका आनंद लो और जीवन को आसान बनाए रखने की कोशिश करो। यही सच्ची समृद्धि है। भाग 5 होजा का महान पाठ। एक दिन होजा अपने गांव के पास एक नदी के किनारे पर बैठे थे। वे अपने विचारों में खोए हुए थे। तभी एक युवक उनके पास आया। युवक ने कहा, नसीरुद्दीन भाई, आप बहुत ज्ञानी हैं। कृपया मुझे भी कोई महत्वपूर्ण सलाह दीजिए। होजा ने युवक को देखा और कहा, यह जो नदी है, यह निरंतर बह रही है। कभी भी वह रुकती नहीं है। यही जीवन की सच्चाई है, बदलाव और निरंतरता। जीवन में चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। हमें लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। युवक ने होजा की बातों को समझा और उसने अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। यह थी नसीरुद्दीन होजा की कुछ प्रेरणादायक कहानियां। उनकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं, क्योंकि वे जीवन के सरल लेकिन महत्वपूर्ण पहलुओं को बेहद सरल तरीके से समझाते हैं। कहानी 10। मुला नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे, जो मध्य एशिया के एक सुंदर क्षेत्र में स्थित था। गांव के लोग उन्हें एक समझदार और मजेदार व्यक्ति मानते थे, लेकिन उनकी नसीहतें और मजेदार हरकतें अक्सर लोगों को हैरान कर देती थीं। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, जिसने बहुत सारी कीमती वस्तुएं बेचने का प्रस्ताव दिया। वह व्यापारी था बहुत चालाक और उसका उद्देश्य था गांव वालों को अपनी वस्तुएं बेचना। उसने सुना था कि मुला नसीरुद्दीन बहुत बुद्धिमान हैं और उनसे अच्छा दाम पाना असंभव होगा। उसने सोचा, अगर मैं मुला को धोखा दे पाऊं, तो बाकी सभी लोगों को आसानी से ठग सकता हूं। व्यापारी ने मुला नसीरुद्दीन को एक बहुत ही अनूठी वस्तु दिखाई, एक जादुई पत्थर। वह व्यापारी बोल पड़ा, यह पत्थर दुनिया का सबसे कीमती और शक्तिशाली पत्थर है। इसके पास जो भी होगा, उसे अद्भुत शक्तियां मिलेंगी। मैं इसे आपको बहुत सस्ते दामों में बेच सकता हूं, क्योंकि मैं आपको अपना मित्र मानता हूं। मुला नसीरुद्दीन ने व्यापारी की बातों को ध्यान से सुना और कहा, अगर यह पत्थर वाकई जादुई है, तो मुझे इसे लेने का विचार करना चाहिए। लेकिन मुझे थोड़ा और सोचने का समय चाहिए। व्यापारी खुश हुआ और बोला, बिल्कुल मुला, आप अपना समय लें, लेकिन याद रखें कि यह पत्थर जल्दी बिक जाएगा। मुला नसीरुद्दीन ने सोचा, यह व्यापारी मुझे बेवकूफ समझता है। मुझे इसे अपनी ओर से हराना होगा। उन्होंने व्यापारी से कहा, ठीक है, मैं इसे ले लूंगा, लेकिन पहले मुझे इसके बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए। मुझे यह जानना है कि यह पत्थर मुझे क्या खास ताकत देगा। व्यापारी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पत्थर आपको किसी भी चीज की भविष्यवाणी करने की शक्ति देगा। आप जो कुछ भी सोचेंगे, वह तुरंत सच हो जाएगा। मुला नसीरुद्दीन ने सोचा, अच्छा, तो यह ऐसा पत्थर है। फिर उन्होंने व्यापारी से पूछा, अगर मैं इस पत्थर से कोई भविष्यवाणी करूं और वह गलत साबित हो, तो क्या होगा? व्यापारी ने जवाब दिया, नहीं मुला, यह कभी गलत नहीं हो सकता। यह हमेशा सही होता है। मुला नसीरुद्दीन ने अपनी मुस्कान छुपाते हुए कहा, ठीक है, तो मैं इसे खरीद लूंगा, लेकिन पहले एक शर्त है। व्यापारी ने चौंकते हुए पूछा, क्या शर्त? मुला नसीरुद्दीन ने कहा, तुम मुझे यह पत्थर बहुत सस्ते दामों में दो और बदले में मैं तुमसे यह वादा करता हूं कि मैं इसका इस्तेमाल इस तरह से करूंगा,
जिससे तुम्हारा व्यापार भी बढ़ेगा। व्यापारी को लगा कि नसीरुद्दीन ने उसे सही तरीके से समझ लिया है, इसलिए उसने पत्थर बहुत ही सस्ते दामों में उसे दे दिया। कई हफ्ते बाद गांव में एक बड़ी सभा हुई। मुल्ला नसीरुद्दीन ने लोगों को एकत्र किया और व्यापारी के जादुई पत्थर का प्रदर्शन करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, यह पत्थर इतना शक्तिशाली है कि मैं अब भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता हूँ। सब लोग उत्साहित हो गए और उन्होंने मुल्ला से भविष्यवाणी करने को कहा। मुल्ला ने पत्थर को हाथ में लिया और जोर से कहा, यह पत्थर मुझे बता रहा है कि अगले हफ्ते गांव में बहुत बड़ा तूफान आएगा। गांव वाले हैरान रह गए, क्योंकि मुल्ला नसीरुद्दीन की भविष्यवाणियां आमतौर पर सटीक होती थीं। अगले हफ्ते एक हल्का सा बादल भी नहीं था। गांव में कोई तूफान नहीं आया। अब सब लोग परेशान हो गए और व्यापारी को देख रहे थे, क्योंकि उसने ही इसे जादुई कहा था। व्यापारी ने मुल्ला से पूछा, क्या तुमने गलत भविष्यवाणी की थी? मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कुराए और कहा, नहीं व्यापारी, यह पत्थर सचमुच जादुई है। यह भविष्यवाणी करता है, लेकिन सिर्फ उस समय जब कोई खतरा न हो। जब तक सब ठीक रहता है, यह पत्थर सिर्फ हंसी और मजाक पैदा करता है। तुम्हें पता है, यह कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि यह केवल सपनों की दुनिया की भविष्यवाणी करता है। व्यापारी हक्का बक्का रह गया और उसकी चालाकी वापस ले ली। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, व्यापारी, तुम जैसे लोगों को यह समझना चाहिए कि ज्ञान और समझ हमेशा तर्क और सिद्धांतों पर आधारित होता है। इस तरह के धोखाधड़ी के खेल से कोई भी जीत नहीं सकता। कहानी से सिख मुल्ला नसीरुद्दीन ने साबित किया कि नासमझी और अंधविश्वास के आधार पर किसी को भी ठगना असंभव है। सही समय और बुद्धिमानी से काम लेना हमेशा सबसे अच्छा तरीका होता है। यह एक छोटी सी कहानी थी जो नसीरुद्दीन की बुद्धिमानी और हास्य को दर्शाती है। अगर आप चाहते हैं तो इसे और विस्तार से लिख सकता हूं या अन्य किस्से भी जोड़ सकता हूं। कहानी 11। नसीरुद्दीन एक छोटे से गांव में रहते थे और उनकी बुद्धिमानी और हास्य की भावना के कारण वे हर किसी के प्रिय थे। लोग उन्हें समस्या सुलझाने के लिए बुलाते और नसीरुद्दीन बिना किसी परेशानी के अपनी विशिष्ट शैली में उन समस्याओं का समाधान कर देते थे। एक दिन की घटना। एक दिन गांव के राजा ने नसीरुद्दीन को अपने महल में बुलाया। राजा के पास एक बड़ी समस्या थी। उनका सबसे विश्वासपात्र मंत्री उन्हें यह समझा रहा था कि वह जो भी निर्णय लेते हैं वह हमेशा सही होते हैं और उनके फैसले किसी भी विवाद या असहमति का सामना नहीं कर सकते। यह सुनकर नसीरुद्दीन को थोड़ा हैरानी हुई, क्योंकि उन्होंने देखा कि राजा अपने मंत्री के अहंकार के कारण समस्याओं में उलझे हुए थे। राजा ने नसीरुद्दीन से कहा, मुझे यह सलाह दो कि मैं कैसे अपने मंत्री से अपने फैसलों को सही साबित करवा सकता हूँ। नसीरुद्दीन मुस्कराए और राजा से कहा, आपकी समस्या का समाधान बहुत सरल है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। राजा ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी कहानी? नसीरुद्दीन की कहानी। नसीरुद्दीन ने अपनी कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक गांव में एक आदमी बहुत घमंडी था। वह हमेशा यही सोचता था कि वह सबसे बुद्धिमान और सक्षम है। उसका अहंकार इतना बढ़ा हुआ था कि वह कभी किसी की राय नहीं सुनता था। एक दिन उसे एक पक्षी दिखा जो अपने छोटे से पंखों से हवा में उड़ रहा था। वह आदमी हैरान हुआ और उसने सोचा कि अगर वह भी इस पक्षी जैसा उड़ सके तो उसकी अहमियत और बढ़ जाएगी। वह उस पक्षी को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा और बहुत समय तक दौड़ता रहा, लेकिन पक्षी उसे छकाता रहा। अंततः वह आदमी थक गया और वहीं बैठ गया। तभी एक बुढ़िया आई और उसने कहा, तुम क्यों दौड़ रहे हो? आदमी ने जवाब दिया,
मैं उस पक्षी को पकड़ना चाहता हूं ताकि मैं भी उड़ सकूं। बुढ़िया मुस्कराई और बोली, क्या तुम सच में सोचते हो कि सिर्फ उड़ने से तुम खुद को समझदार और सक्षम साबित कर पाओगे? तुम अपनी बुद्धि और मेहनत से ज्यादा कुछ नहीं पा सकते। आदमी ने बुढ़िया की बात सुनी और अपनी घमंड छोड़ दिया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि असली ताकत बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। नसीरुद्दीन ने राजा की ओर देखा और कहा, यही स्थिति आपके मंत्री की है। वह अपने आप को इतना समझदार और सही मानता है कि वह दूसरों की राय या विचारों को स्वीकार नहीं करता। उसे समझाने के लिए आपको पहले अपनी सोच बदलनी होगी। अगर आप उसे अपनी असलियत दिखा सकें तो वह खुद को समझने लगेगा। तब वह अपने अहंकार को छोड़कर सही निर्णय लेने में सक्षम होगा। राजा का निर्णय। राजा ने नसीरुद्दीन की बात मानी और अगले दिन अपने मंत्री को बुलाया। राजा ने उसे एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं और तुम्हें इसका जवाब देना होगा। अगर तुम सही उत्तर नहीं दे पाते तो तुम्हारी सलाह लेने में कोई भी हमें आगे से परेशान नहीं करेगा। मंत्री ने चुनौती स्वीकार की और राजा ने पूछा, अगर तुम्हारे सामने एक ऐसी परिस्थिति हो जिसमें दो पक्ष पूरी तरह से अलग अलग विचार रखते हों तो तुम किसे सही मानोगे? मंत्री ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं जो भी फैसला लूंगा वह सही होगा। मुझे किसी की राय की आवश्यकता नहीं है। राजा मुस्कराए और कहा, तुमसे यह प्रश्न पूछा था, लेकिन अब मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। जाओ और अपनी राय पर पुनर्विचार करो। फिर आकर मुझे बताओ कि तुम किसे सही मानते हो। मंत्री ने राजा की बात मानी और कुछ समय के लिए सोचा। इस प्रक्रिया में उसे समझ में आया कि शायद वह सचमुच हमेशा सही नहीं हो सकता। कुछ दिन बाद मंत्री ने राजा से मुलाकात की और कहा, मैंने अपने अहंकार को समझा। मुझे लगता है कि कभी कभी दूसरों की राय सुनना और स्वीकार करना भी जरूरी होता है। राजा ने उसे सराहा और कहा, यही तो असली ज्ञान है। हम सबको अपनी सीमाओं को समझने की आवश्यकता होती है। सिख। नसीरुद्दीन की कहानी और राजा का यह कदम इस बात को दर्शाता है कि कभी कभी हमारी सफलता हमारी समझ और दूसरों से सीखने की क्षमता पर निर्भर करती है, न कि सिर्फ हमारे अहंकार पर। इस प्रकार नसीरुद्दीन ने बिना कोई सीधे विवाद किए राजा और मंत्री को सिखाया कि वास्तविक शक्ति अहंकार से नहीं बल्कि समझदारी और दूसरों के विचारों को सम्मान देने से आती है।